Okay, so we have discussed previously how cells functions, what are the cells theories. So the three main theories about the cell जो हम सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें जो मेन 3 पॉइंट्स थे वो ये थे: cells are the building blocks of all plants and animals. Cells are the building blocks of all plants and animals. All new cells come from the division of pre-existing cells. Cells are the smallest unit that perform all vital physiological functions. So, cell theory 1, that is, cells are the building blocks of all plants and all animals. So, whenever we talk about building blocks, it means that the cell, हमारी जो बॉडी है, चाहे वेदर इट इज प्लांट और एनिमल्स, तो हमारी बॉडी सेल से ही शुरू होती है, एक सिंगल सेल से शुरू होती है, देन धीरे धीरे डेवलप होती है पूरी ह्यूमन बॉडी में। सिमिलरली फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो सिंगल सेल से हमारी बॉडी बनती है। सेल एक ऐसा यू कैन से यूनिट है जो अपने सारे फंक्शन खुद से कर सकता है। एक सिंगल सेल डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली अपने वाइटल फंक्शंस कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो भी सेल्स की हम बात करते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने सेल्स के डिवीजन से ही बनते हैं। पुराने सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं। तो ये भी हमने देखा था। सो सेल थ्योरी, देयर आर थ्री मेन सेल थ्योरी जो हमने अभी देखी। देन सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, अभी मैंने आपको बताया कि हम एज ए ह्यूमन बॉडी, हमारा पूरा डेवलपमेंट सिर्फ एक सेल से शुरू होता है। एक सेल से हम पहले ग्रो करते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, उसके बाद में वो बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते हैं और अलग अलग टिश्यू टाइप में बनते हैं, सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर अलग अलग टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ओके, सो ये डिफरेंशिएशन ही हमारा स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है हमारे डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल पे कि कौन से पार्ट कैसे डिफरेंशिएट हो पाते हैं। देन we have talked about the cell. So extracellular fluid, cytoplasm, and plasma membrane. These are the three things that we have discussed so far. Plasma membrane functions we have discussed. Physical isolation, regulation of exchange with external environment, sensitivity to environment, structural support. Lipid bilayer provides isolation. Lipid bilayer provides isolation. Proteins perform most other functions. So these were some general functions of plasma membrane. The plasma membrane is the outer layering of cell. तो सेल की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, आप इस डायग्राम में फिर से देख सकते हैं एक बार। वे अंदर सेल है, इसके बाहर जो ये लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके फंक्शन जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं: रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो भी हम सेल को नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, वो सारी चीजें और उनको रेगुलेट करने में जो हेल्प करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। रेगुलेट का मतलब है क्या चीज कितनी मात्रा में चाहिए, कब चाहिए, उस हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फंक्शन करता है और सेल को वो चीज बाहर से अंदर लाने में हेल्प करता है, या फिर यू कैन से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में लाने में हेल्प करता है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ओके, similarly, structural support, lipid bilayers provide isolation, proteins perform most other functions. This is important. Protein performs most other functions. So proteins, whenever we talk about protein, you can say जब तक प्रोटीन बॉडी में नहीं होंगे या फिर सिंथेसाइज नहीं होंगे प्रोटीन, बॉडी के सेल्स फंक्शन नहीं कर पाते। तो प्रोटीन एक ऐसा यू कैन से न्यूट्रिएंट है या फिर
न्यूट्रिएंट है जो हमें बॉडी को चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल। ओके, विदाउट प्रोटीन आपके सेल कभी भी फंक्शन नहीं कर सकते। सेल फंक्शन नहीं करेंगे तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी ऑप्टिमली। ओके, so that is the reason proteins are more important in relation to cell function. Now coming to the plasma membrane as itself. So we have talked about the structure of plasma membrane also. So there are two layers, two layers, one, two layers, and two. So these are two layers, extracellular and intracellular. So हमारी जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं दो लेयर से बनी हुई है। हम जब भी ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं तो दो लेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लेयर्स होती हैं उसमें होते हैं आपके फोस्फोलिपिड। तो यू कैन से जो ये रेड वाला पोर्शन है, ये जो हेड है, इसको हम हेड बोलते हैं, ये आपका बना होता है फॉस्फेट से। और जो ये नीचे टेल है, ये येलो कलर में जो टेल है, ये बनी होती है आपकी लिपिड से और फैटी एसिड। ओके, सो जो लिपिड से लेयर बनी होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और जो रेड कलर की बॉल्स हैं ये फॉस्फेट हैं, फॉस्फेट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। फोबिक का मतलब होता है डरना, फोबिक का मतलब होता है डरना। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ ये जो टेल्स हैं ये वाटर से इंटरेक्शन नहीं करती, उनसे दूर रहना चाहती है। ओके, सो जब भी पानी या कोई ऐसे पानी इसके आसपास आता है तो ये उससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, उससे दूर रहना चाहती है। लेकिन हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो हाइड्रो के मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं नाउ हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स आर प्लेस्ड extracellularly and intracellularly and tails are in between, tails are in between. Now we have discussed प्रोटीन की इम्पोर्टेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत होती है। तो प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस का रीजन क्या है वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखने को मिलता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज जाएगी क्या चीज नहीं जाएगी उसको भी रेगुलेट करते हैं। कौन सी चीज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई चीज नहीं जा पाती है उसको प्रोटीन्स ले जाने में हेल्प करते हैं। देन प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प करते हैं कि सेल्स दूसरे कंपोनेंट्स के साथ में जुड़े। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम कोई मेडिकेशंस लेते हैं, मेडिकेशंस मतलब दवाई, जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो दवाई इस प्रकार से बनाई जाती है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ में जाके जुड़े। वो उस प्रोटीन के साथ में जाके जुड़ती है तभी वो सेल्स के साथ में इंटरेक्ट कर पाती है और अपना काम कर पाती है। अगर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो सेल्स और जो मेडिकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन जो मोस्टली मेडिकेशंस हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अभी आपको इसका एक रिसेंट एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना। ओके, तो जो उसकी वैक्सीन बनाई जा रही है या फिर वैक्सीन अभी तक जिस पे ट्रायल हो रहे हैं वो सारे इसी प्रकार हो रहे हैं ताकि जो वैक्सीन है वो इन प्रोटीन्स पे जाके अटैच हो सके और जो कोरोना सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके। ओके, सो जो वैक्सीन बन रही हैं, एंटीबॉडीज बनाएगी जो बॉडी में, वो इसी प्रकार से वो भी प्रोटीन की हेल्प से ही होगा। तो सेल्स में जब भी हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमेशा प्रोटीन्स बहुत हेल्प करते हैं। ओके,
परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी का मतलब आप इतना अगर हिंदी में समझना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कितनी अलाउ करती है चीजों को या नहीं कर पाती, और उसी के हिसाब से हम आगे बात करते हैं। ओके, सो फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, फ्रीली का मतलब है कि कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई रुकावट नहीं है उसमें। फ्रीली परमिएबल। सो जब भी हम बात करते हैं परमेबिलिटी की, तो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन्स का काम होता है, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन्स का काम होता है जो भी स्ट्रक्चर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है उनको अलाउ करना। तो वो पूरी तरीके से अलाउ करती हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को रोकती नहीं है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली का मतलब होता है कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को वो अंदर आने देते हैं मेम्ब्रेन, बट कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को वो रोक देते हैं बाहर ही। ओके, तो सेलेक्टिव का मतलब है कुछ एक दो चीजों को छोड़ के, या फिर कुछ एक सेलेक्टेड आइटम्स को छोड़ के, या सेलेक्टेड, यू कैन से आयंस या प्रोटीन्स या किसी एक चीज को छोड़ के, सेलेक्टेड चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें अलाउड होती हैं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होता, या कोई भी मॉलिक्यूल अलाउड नहीं होता, आयंस अलाउड नहीं होते इसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर आने से, तो सबको रोक देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको रोक देती है अंदर आने से। ओके, तो परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो आइदर फ्रीली परमिएबल होते हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। Membrane transport mechanism. So we were discussing about membrane transport mechanism. We will discuss it from here also. Okay. So there are two processes, passive and active. दो प्रोसेस होते हैं जब भी कोई चीज सेल से बाहर से अंदर की तरफ लेके आनी हो, या फिर सेल के अंदर से सेल के बाहर लेके जानी हो। एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव का मतलब होता है जिसमें आपको एटीपी यूज ना करना पड़े, जिसमें आपको एटीपी यूज ना करना पड़े। अगर इसको और आसान भाषा में बोला जाए तो पैसिव का मतलब होता है जिसमें आपको एनर्जी यूज ना करना पड़े, जिसमें आपको एनर्जी यूज ना करनी पड़े। एक्टिव प्रोसेसेस रिक्वायर्स एटीपी, तो एक्टिव प्रोसेस में एटीपी रिक्वायर्ड होता है, या फिर आप इसे और आसान भाषा में बोले, एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी का यूज होता है। तो पैसिव प्रोसेस में एनर्जी यूज नहीं होती, एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। नाउ प्रोसेसेस, डिफ्यूजन, carrier mediated transport, and vesicular transport. These are the types of transport जो मेम्ब्रेन अलाउ करती है। तो सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की हम बात करते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब भी हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, अगर कोई सब्सटेंस एक जगह पर ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, इस इधर आप देख सकते हैं इस एरिया में कोई सब्सटेंस अगर ज्यादा मात्रा में है, और ये लिपिड बायलेयर है, और ये सेल के अंदर का पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म। ओके, सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो आपके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और सेल के अंदर उसकी कमी है, तो हम इसे O2 मान लेते हैं। O2, ठीक है, O2। So this is your O2 particles, oxygen particles. Now
साइटोप्लाज्म में उसकी कमी है, तो धीरे धीरे होता क्या है, जहां पर उसकी कमी होती है वहां पर वो चीज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आने लगती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे पार्टिकल्स को अलाउ करती है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो इजीली मूव हो सके अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ। तो ऑक्सीजन की कमी थी अंदर साइटोप्लाज्म में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसकी ज्यादा मात्रा थी। सो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो धीरे धीरे अंदर आने लग गई, और एक टाइम ऐसा आया दोनों की मात्रा बराबर हो गई, साइटोप्लाज्म में एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ओके, सो लिपिड बायलेयर ने सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसीजर अपनाया और ऑक्सीजन को अंदर आने दिया। ओके, सिमिलरली इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज में हेल्प करना, किसी प्रोसेस में हेल्प करना। या फिर आप इसे अगर हिंदी भाषा में समझे, अगर आप इसे हिंदी भाषा में समझना चाहें, तो डिफ्यूजन को कोई चीज ऐसे हेल्प करना, उस प्रोसेस में किसी को हेल्प करना। ओके, तो यहाँ पर जो फैसिलिटेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स अगेन। आप देख सकते हैं जो ये ब्लू उस कलर में डिनोट कर रखे हैं, ये आपके चैनल प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर भी दूसरे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं ये प्रोटीन। ओके, सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन सेम होता है, डिफ्यूजन का प्रोसीजर सेम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर होते हैं। ओके, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस तो सेम ही होता है, जो चीज सिंपल सी बात है, अगर फिर वही प्रिंसिपल आ जाता है, अगर कोई चीज बाहर ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा है और साइटोप्लाज्म में कम है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस शुरू होता है। ओके, तभी डिफ्यूजन का प्रोसेस शुरू होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब किसी चीज की मात्रा एक जगह पे ज्यादा होना और दूसरी जगह पे कम होना, जब वो चीज होती है तो डिफ्यूजन शुरू होता है ना। हमने सिंपल डिफ्यूजन में देखा कि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ होता है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं होता। तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो वो पार्टिकल्स आपके चैनल प्रोटीन या फिर आप कह सकते हैं कैरियर प्रोटीन को यूज करते हैं। ओके, चैनल प्रोटीन को यूज करते हैं। चैनल का मतलब है, चैनल का मतलब हिंदी में होता है रास्ता। ओके, चैनल का मतलब होता है हिंदी में रास्ता। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक प्रोटीन ने रास्ता बना दिया एक तरीके से। अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन ने एक रास्ता बना दिया किसके लिए, बाकी सारे आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, कि आप इस रास्ते से चले जाइए, आप सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जा सकते, तो आप इस रास्ते से चले जाइए, ताकि सेल को जो नीड है वो पूरी हो सके, जो सेल की नीड है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो इसमें होता यही है बेसिकली, facilitated diffusion of substances crossing the cell membrane takes place with the help of proteins such as channel proteins and carrier proteins. Carrier proteins are more selective, often allowing one particular type of molecule to cross. तो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दो टाइप के प्रोटीन मेम्ब्रेन्स में होते हैं। चैनल प्रोटीन का काम होता है, वो ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होते। सेलेक्टिव मतलब वो ये नहीं देखते कि चैनल से कौन जा रहा है, वो सबको अलाउ कर देते हैं। लेकिन कैरियर प्रोटीन किसी भी एक मॉलिक्यूल को जल्दी, किसी एक मॉलिक्यूल को ही अलाउ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सिर्फ CO2 को ही अलाउ करेंगे। ओके,
फिर दूसरा कोई कैरियर प्रोटीन है तो वो सिर्फ O2 को अलाउ करेगा। बट चैनल प्रोटीन में ऐसा नहीं होता, वो सबको अलाउ करते हैं, वो O2 को भी अलाउ करते हैं, CO2 को, वाटर को, आयंस को, सोडियम पोटेशियम सबको अलाउ करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि वो किसी एक चीज को अलाउ कर रहे हैं। तो चैनल प्रोटीन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मोस्टली आपके नॉन सेलेक्टिव होते हैं, मतलब कोई ऐसा सिलेक्शन बेसिस नहीं होता, वो उनके चैनल में से कोई भी आ जा सकता है। ओके, सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। नाउ अगर हम डिफ्यूजन की हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है प्रसार, एक जगह से दूसरी जगह प्रसार होना। प्रसार का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर हम बहुत आम भाषा में बोले तो डिफ्यूजन। नाउ कम्स योर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, सो ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, लेकिन जब भी वाटर का डिफ्यूजन होता है, वाटर का प्रसार होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, okay, please remember this name, osmosis. Osmosis is diffusion of water through semi-permeable membrane down its concentration gradient. ओके, तो हम इसमें देख सकते हैं वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है, अगर एक जगह पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है और एक जगह पे ज्यादा है, तो अगर मेम्ब्रेन अलाउ करती है वाटर को पास होने से, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा एंड आपके वाटर लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएंगे वापस से। ओके, सो सिंपल डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। नाउ कम्स योर टोनिसिटी। टोनिसिटी, टोनिसिटी, so there are three terms that we can see in this particular slide. First one is isotonic, second is hypertonic, and third one is hypotonic. Okay, तीन यहाँ पर टर्म्स हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो हम जब भी टोनिसिटी की बात करते हैं, सो देर आर थ्री टर्म्स, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना। हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज में बढ़ना, बढ़त आना। हाइपोटोनिक का मतलब होता है घटना। हाइपोटोनिक का मतलब होता है घटना। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब जो सेम रहे। ओके, जो सेम रहे। नाउ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, इनका मतलब क्या होता है? सो जब भी हम बात करते हैं किसी भी सेल की, सो यहाँ पर हमने आरबीसी सेल्स ले रखे हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उसमें अगर वाटर का कंटेंट, अगर उसमें वाटर का कंटेंट बाहर के मुकाबले बराबर रहता है, बाहर मतलब सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है, अगर वो बराबर रहता है तो हम उसे बोलते हैं आइसोटेनिक, आइसोटोनिक फ्लूइड। ओके, सो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, H2O, H2O मतलब वाटर, येलो, येलो एरो डिनोट्स कि पानी जो है वो अंदर जा रहा है या फिर वाटर H2O सेल के अंदर, एंड ग्रीन एरो शोज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सेल। सो इसमें होता क्या है, ये जो आपका जो आइसोटोनिक होते हैं स्ट्रक्चर्स, इसमें होता ये है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एंड बाहर वाटर कंटेंट सेम रहता है, तो उनका शेप एंड साइज जो है नॉर्मल रहता है, शेप एंड साइज ऑफ सेल नॉर्मल रहता है। लेकिन किसी किसी कंडीशंस में, हाई जैसे कि हाइपरटोनिक कंडीशंस में होता क्या है,
जो आपकी ये जो मात्रा होती है पानी के अंदर जाने की वो कम हो जाती है, और पानी जो है वो सारा बाहर चले जाता है सेल से। ओके। सो वाटर जो है सारा सेल्स के बाहर आ जाता है। आप ये दोनों एरो देख सकते हैं, ग्रीन एरो में डिनोट कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है, सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक होने लगता है, सेल्स जो है सिकुड़ जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, अगर पानी अगर हम सेल्स में से निकाल दें, ये नॉर्मल सेल्स थे। ओके, ये नॉर्मल सेल्स हैं। इसमें से अगर हमने पानी निकाल लिया सेल्स के अंदर से, तो कुछ इस प्रकार दिखेंगे, हाइपरटोनिक सेल्स। ओके। सो सेल्स के शेप एंड साइज में डिफरेंस आ जाता है, सेल्स जो है वो श्रिंक करने लगते हैं। सिमिलरली, अगर उसमें ज्यादा पानी हो जाए, अगर सेल्स के अंदर ज्यादा पानी हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक का मतलब है सेल्स के अंदर ज्यादा पानी हो जाना। ओके। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे टोनिसिटी को, बट अभी जो आपको समझाने का तात्पर्य है वो सेल्स के पर्पज से ही है, तो सेल्स के एग्जाम्पल से ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके। सेल्स आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर ये नॉर्मल शेप थी। पानी अगर सेल्स में आप भर दोगे, किसी भी चीज में अगर ज्यादा चीज भर देते हैं, पानी भर देते हैं या फिर वाटर भर देते हैं, तो वो चीज फूल जाती है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। तो सेल्स हैं वो फूल गए हैं, साइज में बड़े हो गए हैं। ओके। सो हाइपोटोनिक सेल्स, हाइपोटोनिक सेल्स। नाउ कम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमने पहले बात करी थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की नीड होती है। ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की नीड होती है। सो जब भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हमें एनर्जी की नीड होती है, और उसमें दो चीजें जो आपको ध्यान देने वाली होती हैं, वो होते हैं एटीपी। एटीपी। ओके। सो एटीपी का यूसेज इसमें होता है, वही उसी को हम एनर्जी, अगर हम आम भाषा में बोलते हैं तो एनर्जी से डिनोट करते हैं एटीपी को। ओके। Sodium ion concentration are high in the extracellular fluids but low in cytoplasm। इस लाइन का मतलब ये है, सोडियम की मात्रा बाहर ज्यादा है सेल्स के अंदर के मुकाबले। सो सोडियम बाहर ज्यादा प्रेजेंट है और सेल्स के अंदर कम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में कम प्रेजेंट है, कम मात्रा में प्रेजेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा इन द बॉडी इज जस्ट द ऑपोजिट, लो इन extracellular fluid and high in cytoplasm. As a result, sodium ions slowly diffuse into the cell and potassium ions diffuse out through leak channels. Homeostasis within the cells depends on the ejection of sodium ions and recapture of the potassium ions. The sodium potassium exchange pump is a carrier protein called sodium potassium ATPase. It exchanges intracellular sodium for extracellular potassium. नाउ इसको आपको ये थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम दोबारा दोबारा पढ़ेंगे जैसे जैसे ये आएगा। सो ये कम से कम नहीं तो 5-6 बार डिस्कस होगा ये, सोडियम पोटेशियम पंप एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। सो हमने पिछली स्लाइड में ये देखा, हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी है, सेल्स हैं, बॉडी सेल्स होते हैं। नॉर्मली उनके अंदर होता जो है वो ये होता है, जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम Na+, सोडियम आयंस होते हैं, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में उसकी कमी होती है नॉर्मली, और सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर उनकी मात्रा ज्यादा होती है। ओके। ये नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन इस केस में ऑपोजिट हो रखा है, उल्टा हो रखा है। सोडियम बाहर की तरफ ज्यादा है और सेल्स के अंदर कम है। सोडियम बाहर की तरफ ज्यादा है और सेल्स के अंदर कम है। जो ये ब्लू कलर में दिखा रखे हैं, ब्लूइश पर्पल कलर में, ये आपके सोडियम आयंस हैं। ओके। ये आपके सोडियम आयंस है, तो आप देख सकते हैं ये बाहर ज्यादा है
और सेल्स के अंदर कम है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। सो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, जो नॉर्मल कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए आपको सोडियम को अंदर लाना पड़ेगा और जो पोटेशियम है उसको बाहर भेजना पड़ेगा। ओके। इस काम के लिए आपको एटीपी एनर्जी की नीड होगी। एटीपी मतलब एनर्जी की नीड होगी। ओके, सो पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम जो है वो बाहर होता है, सेल्स के बाहर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और पोटेशियम जो है सेल्स के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। सोडियम आयन सेल्स के बाहर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में सोडियम जो है वो ज्यादा बाहर की तरफ होता है, एंड पोटेशियम जो है वो सेल्स के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है। सो इसमें आपको ये स्केल भी दिखा रखा है। पॉजिटिव का मतलब है ज्यादा होना मात्रा में, नेगेटिव का मतलब है कम होना मात्रा में। ठीक है, सिंपली अब देख सकते हैं Na प्लस मतलब सोडियम, तो सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। नेगेटिव में पोटेशियम है, तो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन ज्यादा होते हैं और पोटेशियम कम होते हैं, और सेल के अंदर सोडियम कम होते हैं और पोटेशियम ज्यादा होते हैं। ओके, ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें सोडियम आयन सेल के अंदर ज्यादा होने लगते हैं, सेल के अंदर ज्यादा होने लगते हैं, तो वो होम्योस्टेसिस को बिगाड़ते हैं। ओके, अगर सोडियम आयन सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, सो हमें करना क्या पड़ता है, सोडियम आयंस को बाहर भेजना पड़ता है एंड पोटेशियम को वापस अंदर लाना पड़ता है ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। और इसको करने के लिए आपको एटीपी की जरूरत होती है, मतलब एनर्जी की नीड होती है, इसीलिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ओके, सो sodium potassium pump is powered by ATP to transfer sodium out of the cytoplasm and into the ECS. The pump also transfers potassium out of the ECF and into the cytoplasm. तो इस लाइन का मतलब सिंपल है। यहाँ पर जो ये पूरा आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप। सो ये आपके सोडियम एंड पोटेशियम के लिए बनाए गए होते हैं। इसमें से आपके सोडियम एंड पोटेशियम पास आउट होते हैं सेल्स मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, सो ये पंप होते हैं। नाउ सोडियम पोटेशियम पंप इज पावर्ड बाय एटीपी। इसका मतलब है ये जो पूरा पंप होता है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप होते हैं, ये एटीपी के मतलब एनर्जी के द्वारा ही चल पाते हैं। अगर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो ये काम नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सोडियम को ये बाहर ले जाते हैं साइटोप्लाज्म से। तो सोडियम का मूवमेंट जो नॉर्मल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सोडियम को ये बाहर ले जाते हैं वापस साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में। ओके, एंड सिंपली जो पोटेशियम है उसको सेल्स के अंदर लाया जाता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से। जो पोटेशियम है उसको अंदर लेके आते हैं। ओके, so active transport we will be discussing in next class also in greater detail. Active transport, secondary active transport and vesicular transport also. After that transport, so the assignment will be